नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पेस्यूल आर ऑप्शन नंबर 1 स्पोरोजोन, ऑप्शन नंबर 2 ciliates, ऑप्शन नंबर 3 डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन नंबर 4 यूग्लिना। बताओ आंसर बताओ उसका। सर प्रोटिस्टा हैविंग नॉन डाइनोफ्लैजिलेट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल सर पेस्यूल्स। डायनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट। सर डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर है इसका डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो एक बच्चे ने मेरे को मैसेज करके ये भेजा था, पता नहीं कहाँ से उन्होंने देखा कि उस बुक में ये लिखा था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसके पास क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और यूग्लिना के पास कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, डाइनो जो फ्लैजिलेट्स होते हैं आर द प्रोटिस्टा which do not have a contractile vacuole। ठीक है, dinoflagellates are the protista which do not have contractile vacuole but they have they do have, ऐसे लिख देते हैं इसको, they do have do they do have a non contractile vacuole। ठीक है, called pistule। ठीक है, which 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 is present which is present near flagellar base। This pustules these pustules take part in take part in flotation and as well as removal of excess amount of water। ठीक है, तो जिस बच्चे ने वो पूछा था उसका शायद मे भी डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही होता है। एक्चुअली में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डिफरेंस मैंने बताया था आप लोगों को। हेलो। यस सर, जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो वाटर को रेगुलेट नहीं कर पाते। हाँ, मतलब रेगुलेट तो होता है लेकिन बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो कैसे होता है, मतलब मैं उसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मे बी थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, उसके कुछ यहाँ से कुछ फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट उस पर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे। जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते थे स्पॉन्जियोम्स। ठीक है, और सेंटर वाला जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो सेल है वो वाटर में प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, पानी का जो मतलब पानी जो अंदर जाएगा, अंदर बाहर का मूवमेंट करेगा। ठीक है,
तो ज़्यादा अगर अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अगर यहाँ पे कंटेंट प्रेजेंट होगा, तो होगा क्या, ये जो स्पॉन्जियोम्स जो है वो इन वाटर को इनटेक करेंगे, ठीक है, इन वाटर को इनटेक करेंगे यहाँ से, और इनटेक करने के बाद जो पानी होगा, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, वो जाएगा सीधा इसके पास, इसके अंदर, ठीक है। जाने के बाद अब जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये थोड़ा सा रिड्यूस करेगा इन साइज में, और जो उसका कंटेंट होगा वो पीछे की साइड से जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा वहां से बाहर निकाल देगा, ठीक है। ठीक है जी। सर एक बार फिर से बता दो। देखो जो ये स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे एक ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, इस टाइप के। तो आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसकी ये स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, ठीक है। इस वाले को हम बोलते हैं स्पॉन्जियोम, स्पॉन्जियोम्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, आपको पता है, ठीक है। तो जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या काम करते हैं कि यहाँ से जो स्पॉन्जियम होगा वो वाटर को इनटेक करेगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, वो इनटेक करेगा इसके अंदर, ठीक है। वो जाने के बाद वो सीधा फिल होता है सेंट्रल जो पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल का, वहाँ पे। तो यहाँ पे जाके फिल हो जाएगा ये पार्ट। फिल होने के बाद जो ये सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाएगा। अगर ये सिकुड़ जाएगा तो जो इसके अंदर का कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा। तो मतलब जो अंदर का जो कंटेंट होता है उसे बाहर फेंक देता है ये बाद में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद, ठीक है। सर हाँ, लेकिन सर जो वैक्यूल है वो तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, तो वो बाहर फेंकेगा तो वो तो वापस साइटोप्लाज्म में ही चला जाएगा। नहीं नहीं, बाहर का मतलब है कि जो ये जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये सेल से मतलब सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन ये साइट जो सेल मेम्ब्रेन होगी या सेल वॉल होगा, वहां पे उससे अटैच रहेगा, उसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट होके बाहर की साइड पानी फेंक देगा ये, ठीक है। फिर नॉन कैसे होगा? क्या जो क्या कह नॉन रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स है वो कैसे फंक्शन करेंगे? जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, वो वो जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफ्यूज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे जाके डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कॉपी सर। आगे बढ़े। भाई आगे बढ़े। यस सर। देखो मैंने Yes, sir. डिफरेंस लिखवाए थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसके अंदर डिफरेंस लिखवाए थे मैंने आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। और बीच में क्या था, डाई एटम्स, और इधर की साइड था यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है। और ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन तक बताया था कि रिप्रोडक्शन पे चल रहे थे हम लोग, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट से कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, उसे लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसमें सम स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं, सम स्पेशल फीचर्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। इसमें सबसे पहले सन डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव सर ट्राइकोसिस्ट। हाँ बोलो। सर रिप्रोडक्शन इन डाई आइटम्स रह गया था। हाँ वो करवाऊंगा मैं, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स कंप्लीट करवा देता हूँ ना पहले। मैंने रिप्रोडक्शन तो करवा दी डाइनोफ्लैजिलेट्स का, लेकिन उसकी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, सम डाइनोफ्लैजिलेट्स
dinoflagellates, some dinoflagellates shows bioluminescence, ठीक है। जो कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस समझते हो यस। क्या होता है? सर वो चमकती है उनकी बॉडी। हाँ, तो लाइट एमिट करना, क्या? लाइट को एमिट करते हैं ये। हाँ, ये लाइट को इमिट करते हैं। तो ये लाइट को किस तरीके से इमिट करते हैं, मतलब कैसे वो लाइट अपने अंदर ये मतलब उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कारण होती है लाइट। सर कोई प्रोटीन होता है जिसकी वजह से होता है। हाँ हाँ, क्या होता है? सर बायोल्यूमिनेसेंस की एबिलिटी कौन क्रिएट करता है? जैसे एग्जांपल लिखना चाहे तो यहाँ पे कौन सा डाइनोफ्लैजिलेट्स है जो ये एबिलिटी को प्रोड्यूस करता है, जो बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है? नॉक्टी सर नॉक्टिल्यूका। ठीक है, नॉक्टिल्यूका। और एक और एग्जांपल है पायरोसिस्टिस, ठीक है। नॉक्टिल्यूका एंड पायरोसिस्टिस हैव एबिलिटी टू इमिट लाइट, ठीक है। और लाइट कैसे इमिट करता है? ये बायोल्यूमिनेसेंस की ये कंडीशन कैसी होती है? होता क्या है कि जो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है, नॉक्टिल्यूका और ये पायरोसिस्टिस, इनके पास प्रेजेंट होती है एक मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन जिसका नाम है ल्यूसीफेरिन, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोड्यूस करते हैं लाइट, ठीक है। तो मतलब जो ये वाली एक्टिविटी हो रही है ये है केमिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी है, ठीक है। और ये केमिकल एक्टिविटी जो ये केमिकल एक्टिविटी है ये प्रोड्यूस कर रही है लाइट एनर्जी को, ठीक है। प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, ठीक है। दैट्स वाई जो ये वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये शो करते हैं, ये इमिट करते हैं लाइट को, ठीक है। समझ में आया? मतलब सर जब इसमें ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है, जब इनमें से लाइट एनर्जी निकलती है। हाँ, मतलब इनके अंदर एक मॉलिक्यूल Oxidation। होता है, एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन रिएक्शन करता है और करने के बाद वो लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस वजह से उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइट इमिट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, सम सर डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये हाँ, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होता है, ये कहाँ पर होता है बॉडी में? क्या इनकी चीज? बॉडी में स्टोरेज फॉर्म में होता है ना, इंक्लूजन जो बॉडी होती है। अच्छा, इंक्लूजन बॉडी के अंदर। हाँ, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जब इनको यूज करना होता है तो वहां से निकलते हैं, और जहाँ पे यूज होना होता है उस चीज को वो अपनी आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं लोग, ये ठीक है। अच्छा, ओके। देखो, सम डाइनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिलेट्स some dinoflagellates causes red tides, ठीक है। आप लोगों को पता है रेड टाइड्स कैसे होता है, कैसे कोज करता है, ये पता है किसी को? भाई, समुद्र में लाल कैसे दिखाई देता है? when red color dinoflagellates when red color dinoflagellates called गोनियोलेक्स, ठीक है। तो when red color dinoflagellates called गोनियोलेक्स, जो सर गोनियोलेक्स कम कम आ रही है।
आवाज कम आ रही है? हाँ, बीच बीच में एकदम कम हो जाती है। हाँ सर, बीच बीच में बिल्कुल स्लो हो जाती है। ओके, मैं तो तेज ही बोल रहा हूँ और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो नहीं अभी सर, ठीक है बिल्कुल? आ रही है। हाँ सर। अब ठीक है। यस यस। सर। यस सर। देखो, सम डाइनोफ्लैजिलेट्स कॉजेज रेड टाइड्स, ठीक है। रेड टाइड्स का मतलब होता है कि लाल समुद्र दिखना, मतलब है ना। तो लाल समुद्र कैसे दिखाई देता है, कौन से डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब है ना, ये शो करते हैं। तो जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिनका नाम है गोनी ओलेक्स, ठीक है। गोनी ओलेक्स जिसका नाम है, वो ग्रो करते हैं, ग्रो इन एनॉर्मस enormous amount enormous amount on surface of sea, then tides appear red, ठीक है। होता क्या है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, कौन से रेड कलर वाले जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, वो इतने ग्रो हो जाते हैं समुद्र के सरफेस पे, इतनी कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। तो जब लहर उठती है ना, जब लहरें उठती है, तो ऐसा दिखाई देता है कि समुद्र जो है वो लाल कलर का हो चुका है, ठीक है। तो उसमें कौन से जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं गोनी ओलेक्स, ठीक है। क्योंकि वो खुद ही रेड कलर का ही डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, कलर ही रेड होता है इसका, ठीक है। ये होता है इसका नाम, गोनी ओलेक्स। इस वजह से इस वजह से जो समुद्र होता है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स की स्पीसीज ऐसी भी है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है ना, टॉक्सिक चीजें प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है वहां पे। तो ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर कि अदर स्पीसीज ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स कॉल्ड अदर स्पीसीज ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। किसकी स्पीसीज डाइनोफ्लैजिलेट्स की? जैसे गोनी ओलेक्स की, गोनी ओलेक्स की, ठीक है। जो अदर स्पीसीज है इसकी, जिनका नाम है कोल्ड गोनी ओलेक्स कैटेनेला, कैटेनेला, ठीक है। ये जो स्पीसीज है गोनी ओलेक्स कैटेनेला, ये प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिक, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है क्या? सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। सेक्सी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। तो ये जो सेक्सी टॉक्सिन है, ये इतना खतरनाक होता है कि अगर इसको एक्वेटिक एनिमल्स खा ले, ठीक है, खा ले इस गोनियोलेक्स कैटेनेला को, तो उनकी तुरंत ही डेथ हो जाती है, ठीक है। विच किल्स एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। जो गोनी ओलेक्स की अदर स्पीसीज है जिनका नाम है गोनी ओलेक्स कैटेनेला, वो जो स्पीसीज है ये वाली, ये प्रोड्यूस करती है एक टॉक्सिन जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। अगर इस वाली स्पीसीज को कोई एक्वेटिक एनिमल खा लेता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ये टॉक्सिन तो हो गई, तो जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। यस सर। और कुछ फ्लैजिलेट्स को खाने से मतलब ह्यूमन की भी डेथ हो जाती है, डिजीज हो जाती है ह्यूमन को। किसको पता है उसके बारे में? डाइनोफ्लैजिलेट्स,
है ना, डाइनोफ्लैजिलेट्स को अगर ईटन बाय शेलफिश, ठीक है, स्पीसीज है ना शेलफिश, तो अगर डाइनोफ्लैजिलेट्स को शेलफिश खा लेती है और शेलफिश को ह्यूमंस खा लेता है, ठीक है, ह्यूमंस खा लेता है अगर शेलफिश को, तो ह्यूमन में शेलफिश को खाने से एक डिजीज हो जाती है, ठीक है, एक डिजीज कोज हो जाती है। तो वो कौन सी डिजीज होती है? causes a disease called PSP, ठीक है, PSP नाम की एक बीमारी हो जाती है ह्यूमंस में। तो PSP क्या होता है? PSP होता है पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग, ठीक है। तो तो होता क्या है कि कुछ स्पीसीज होती है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, अगर उनको शेलफिश खा लेती है, तो शेलफिश को अगर ह्यूमन खा लेता है तो उससे एक डिजीज कोज हो जाती है ह्यूमन के अंदर, पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग हो जाती है उस ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट था आपका ये वाला कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो शो करते हैं बायोल्यूमिनेंस की एबिलिटी, और एग्जाम्पल है नॉक्टिलुका एंड पायरोसिस्टिस। और कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो रेड रेड मतलब टाइड कोज करते हैं, वो जो स्पीसीज होती है उनका नाम है गोनियोलेक्स, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में वो ग्रो करने लग जाते हैं सरफेस पे, और जब लहरें उठती है, लहरें बनती है, टाइड बनती है, तो उसकी वजह से वो समुद्र जो होता है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। और गोनियोलेक्स की एक अदर स्पीसीज है जिसका नाम है गोनियोलेक्स कैटेनेला, जो प्रोड्यूस करता है सेक्सी टॉक्सिन, जिसकी वजह से अदर एनिमल की या एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो सकती है या हो जाती है, ठीक है। और कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं साथ में। अगर उनको कोई और एक्वेटिक एनिमल खा ले तो उनको तो कुछ नहीं होता है, सेलफिश को कुछ नहीं होगा, ठीक है, सेलफिश तो सर्वाइव कर जाएगी। अगर लेकिन उसे ह्यूमन खा लेगा तो ह्यूमन को डिजीज कोज हो जाएगी, जिसका नाम है पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। इतना समझ में आया? सर ये वाली डिजीज किसी और टॉक्सिन से होती है? क्या चीज़? इसके लिए ये जो डिजीज है PSP, इसके लिए कोई और टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो टॉक्सिन है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए मतलब खतरनाक नहीं है, ठीक है। जो टॉक्सिन है, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स और भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, वो अदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए खतरनाक नहीं है। जो खतरनाक है वो सेक्सी टॉक्सिन है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अंदर से, उनसे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ नहीं हो रही है ना। तो सेलफिश वगैरह उनसे मर नहीं रहे हैं, लेकिन सेलफिश को अगर ह्यूमन खा लेगा तो ह्यूमन में उसका इफेक्ट पड़ेगा, उस टॉक्सिन का, उस प्रोटीन का जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा पहले से ही, उसका इफेक्ट पड़ेगा, और उसके इफेक्ट की वजह से और ह्यूमन के अंदर पैरालिटिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। वो हाफ पैरालाइज भी हो सकता है, फुल पैरालाइज भी हो सकता है। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट उस सेलफिश के अंदर वो टॉक्सिन या वो प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। यस सर, समझ आ गया। और सर एक पॉइंट और है, हाँ बोलो, एक पॉइंट और है इसका। सर अगर कोई और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अगर इस डाइनोफ्लैजिलेट्स को खा लेता है और फिर उसे ह्यूमन खा लेते हैं, तो फिर हाँ उन्हें भी तो डिसीज होगी? होगा, हाँ होगा, लेकिन देखा गया है कि सेल्फिश के खाने से ही ह्यूमन के होता है, क्योंकि ह्यूमन होता है वो भी गिनी चुनी ही मछलियां खा पाता है, सारी नहीं खाएगा, है यस ना, यस है ना। कुछ कुछ मेन जो मछलियां होती है वो खाता है, और बाकी सारी मछली थोड़ा ना खा पाते हैं ये जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। तो सर जो मेन इनके होती है अंदर फिर डिसीज होती है फिर? यार है, सर जो मेन मछलियाँ होती हैं फिर उनसे भी सेम डिसीजेस होती हैं? हाँ, क्योंकि अगर वो लोग खाएंगे इस डाइनोफ्लैजिलेट्स को, तो होगा क्या कि जो उनके अंदर का जो केमिकल होगा वो प्रोड्यूस होगा वहाँ पे उस समय पे, ठीक है, वो डाइजेस्ट भी होगा, वो जाके उनके सिस्टम में जाके वो स्टोर भी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो।
तो अगर वही चीज अगर ह्यूमन खा लेगा तो वहां पे जाके फिर उसको ये चीज कंडीशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ओके सर। जब एक बीमारी होती है ना, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में होता क्या है, जैसे ये ह्यूमन है, ठीक है ना। अगर ये फिश है, ये फिश हो गई, ठीक है, ये फिश हो गई, ठीक है। अगर इस फिश को ह्यूमन खाएगा, अभी क्या हुआ कि इसने डाइनोफ्लैजिलेट्स को खाया है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इसके अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी है, एंटीबॉडीज बन चुकी है, तो इसलिए इसको कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसने एंटीबॉडीज बना के रख ली है पहले से ही सुरक्षा अपने अंदर रख लिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ क्योंकि एंटीबॉडीज है, इसका मतलब एंटीजन वहां पे प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो होगा दोनों चीज वहां पे है। तो होगा क्या, जब इसे खाएगा ये, तो जो एंटीजन होगा इस ह्यूमन के अंदर वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है ये वाली एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता होगा, तभी ये डिजीज कोज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है सर लेकिन जो फिश के अंदर पहले से एंटीबॉडीज स्टोर थी वो तो एक्ट करेंगी इसके अंदर, ह्यूमन के नहीं अंदर। करेगी ना, एंटीबॉडीज फिश के अंदर थोड़ा एक्ट करेगी, हम समझ रहे हो। जो ये एंटीबॉडीज होगी वो एक्ट होना करती है किसी के अंदर, अगर वो खून में जा रही है तो एक्ट होगा, अगर खून में नहीं जाएगी तो एक्ट नहीं होगा ना। लेकिन जो पैथोजन होते हैं, जो एंटीजेंस वगैरह होते हैं, वो मसल्स पे तो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज तो कहाँ पे होती है, ब्लड में होती है ना। इनके लिए तो एक मीडियम चाहिए ना, और ब्लड थोड़ा ना खाते हैं हम लोग, ह्यूमंस वगैरह ब्लड थोड़ा ना पीते हैं। अगर पी भी लेंगे, अगर मानते हैं पी भी लेते हैं, तो लेकिन पीने के बाद भी क्या वो एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर, सोचने वाली बात है ना। यस। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है डाइनोफ्लैजिलेट्स का, कि जो सम डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो शो करते हैं ट्राइकोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट। ये ट्राइकोसिस्ट और नीडोब्लास्ट होता क्या है, देखो सम डाइनोफ्लैजिलेट्स have trichocyst and nidoblast, ठीक है, लाइक सिलेंट्रेट। एक सिलेंट्रेट फाइलम होता है, यस सर। उसमें आपने ये तो सुना होगा कि ट्राइकोसिस्ट क्या होता है और नीडोब्लास्ट क्या होता है। अभी पता लग जाएगा आप जूलॉजी में कितने अच्छे हैं। ये दोनों चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा, और मैं इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ। इसका एग्जांपल है सिरेशियम। ठीक है, सिरेशियम शो करता है नीडोब्लास्ट भी और ट्राइकोसिस्ट भी। अब मुझे बताओ, आपने सिलेंट्रेट तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि मतलब वो तो स्टार्टिंग में ही है सिलेंट्रेट का फाइलम, तो है ना। तो मुझे बताओ ट्राइकोसिस्ट बताओ भी। सर ट्राइकोसिस्ट नहीं पढ़ा, नीडोब्लास्ट पढ़ा है। नीडोब्लास्ट क्या होता है बताओ। सर ये न्यूरोटॉक्सिन वो रिलीज करता है स्ट्रक्चर। न्यूरोटॉक्सिन की स्ट्रक्चर रिलीज करता है। यस। अटैक डिफेंस और ये जो ट्राइकोसिस्ट है या नीडोब्लास्ट है, ये होता है क्या, जो सिलिशियम होता है ना, जो मान लेते हैं सिलिशियम है, तो इसके पास स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है अपने प्रोटेक्शन के लिए। उनको हम ट्राइकोसिस्ट और नीडोब्लास्ट की कैटेगरी में रखते हैं। आपने देखा होगा सिलेंट्रेट के अंदर, सिलेंट्रेट देखा आपने कभी, बताओ भाई। हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता यहाँ पे साइडों में, उनको हम क्या बोलते थे, ट्राइकोसिस्ट। जूलॉजी में देखना यार, है ना, जूलॉजी नहीं पढ़ते हो क्या आप लोग। बॉटनी तो चलो हार्ड थोड़ी सी वो है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन सर निमेटोसाइट भी कहते हैं क्या ट्राइकोसिस्ट को। हाँ निमेटोसाइट्स भी बोलते हैं। यस सर, निमेटोसाइट पढ़ा था, ट्राइकोसिस्ट नहीं पता था।
और नीडोब्लास्ट। सर नीडोब्लास्ट यस सर, बता वो दो, पढ़ा। वो तो है। स्टिंगिंग सेल्स। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो टॉक्सिन्स ये रिलीज भी करते हैं वो। जो जो ये हाँ जो ये सेलेशियम है, जो सेलेशियम है वो लाइक अ सिलेंट्रेट फाइलम की तरह वो अपने आप को अपीयर करता है, शो करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी इनके अंदर जिसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं अपने आप में, ठीक है। तो पॉइंट्स आपको मैंने लिखवा दिए सारे के सारे, ठीक है, आप लोग इनको याद कर लेना। मैं नोक्टिलुका की एक डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं नोक्टिलुका का डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए। नोक्टिलुका दिखता कैसे है, नोक्टिलुका, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। इस टाइप का। नोक्टिलुका ये वही है जो लाइट को इमिट करता है, ठीक है। ये है टेंटिकल्स, और ये है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इसके, इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। और ये पेरी, यहाँ पे एक सेंटर पे क्या होता है, यहाँ पे इधर के साइड हल्का से ग्रूव्स है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में टूटा हुआ है, कि एक तो पेरीफेरी, पेरीफेरी, पेरीफेरी साइटोप्लाज्म, और एक ऐसा लगता है कि सेंटर पे भी अलग साइटोप्लाज्म है। तो ये हो गया सेंट्रल साइटोप्लाज्म, ठीक है। ठीक है, तो ये नोक्टिलुका का डायग्राम भी है, ठीक है। और जो ये वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पे जहाँ से टेंटिकल्स निकल रहे हैं, इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोसोम, ठीक है। साइटोसोम पता नहीं क्या होता है? सर माउथ। हाँ माउथ, बिल्कुल, ठीक है। दिस इज द साइटोसोम, ठीक है। ये नोक्टिलुका का कुछ बोल लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने इसलिए बनाई है स्ट्रक्चर ये, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी ना अदर्स डाइनोफ्लैजिलेट से डिफर करती है, ठीक है। गोल स्ट्रक्चर रहता है, राउंड टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, टेंटिकल्स होते हैं इनके पास, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं, दो टाइप के साइटोप्लाज्म होते हैं, एक ऐसा मतलब अपीयरेंस होता है कि एक अलग साइटोप्लाज्म है, दूसरा अलग साइटोप्लाज्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एक ही साइटोप्लाज्म, ये अपीयर लाइक दिखता है, तो इसलिए इसको एक पेरीफेरी, पेरीफेरल या पेरीफेरी साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, और दूसरे को हम सेंट्रल साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन है ये एक ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया। हाँ बोलो। सर इनके पास कितने टेंटिकल्स होते हैं? इसके पास एक ही टेंटिकल्स होते हैं और दो फ्लैजिला होता है, क्योंकि आपको पता है जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोकॉन्ट होते हैं, है ना, हेट्रोकॉन्ट होते हैं, ठीक है। यस। तो हेट्रोकॉन्ट का मतलब है कि दो फ्लैजिला वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे इसके पास, और प्लस में टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होता है साथ में, ठीक है। तो फ्लैजिला इसलिए शो नहीं करा मैंने क्योंकि ये तो हेट्रोकॉन तो है ही है, ये टेंटिकल्स इसलिए स्ट्रक्चर शो करिए क्योंकि इसके पास टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होता है, और ये टेंटिकल्स भी हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है ये, ठीक है। आगे बढ़े। सर इनके पास हाँ कैल्शियम प्लेट्स होंगी क्या, नोक्टिलुका के हाँ पास? स्कैल्पल प्लेट बिल्कुल होती है, सभी डाइनोफ्लैजिलेट्स पे होती है स्कैल्पल प्लेट, ओ, ठीक है। अगर वो नहीं इसमें होती तो मैं इसके बारे में स्पेसिफिक लिख पाता, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके। हमारा एक यस लास्ट सर। हमारा रहता है, लास्ट क्या रहता है, डाई एटम्स का रिप्रोडक्शन रहता है ना, डाई एटम्स का रहता है ना सिर्फ,
सर यस सर। तो देखो डाइटम्स के अंदर, देखो रिप्रोडक्शन जो होता है डाइटम्स के अंदर, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन डाइटम्स, ठीक है। इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, है ना, इससे कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। तो रिप्रोडक्शन इन डाइटम्स देख लेते हैं कैसे होता है। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो डाइटम्स के अंदर भी दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो होता है, एसेक्सुअल भी शो होगा और सेक्सुअल भी शो होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डाइटम्स के अंदर, उसके अंदर दो टाइप के रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है। एक तो शो करता है ये फेवरेबल कंडीशन में, कैसे वो फेवरेबल कंडीशन में वो कैसे मतलब रिप्रोडक्शन करता है। और दूसरा जो टाइप है सेक्सुअल के अंदर कि वो कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे वो मतलब रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन में देख लेते हैं। फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करता है बाइनरी बाइनरी फिशन के थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है। और जो उसका प्लेन होगा, बाइनरी फिशन का जो प्लेन हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जो उसका प्लेन ऑफ डिवीजन होगा, है ना, प्लेन ऑफ डिवीजन जो होगा इसका डिवीजन, वो होगा ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी वहां पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोर कॉमन ये ट्रांसवर्स डिवीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स वाला है ये मोर कॉमन होता है इसमें, मोर कॉमन, ठीक है। तो ये बात हुई फेवरेबल कंडीशन में कैसे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगा। अब बात करते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है। अब होता क्या है कि अनफेवरेबल के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं बाय स्टेटोस्पोर। आवाज आ रही है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो डाई आइटम्स है वो बनाते हैं स्टेटोस्पोर, है ना, स्टेटोस्पोर। अब ये स्टेटोस्पोर से कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है एसेक्सुअली वो देख लेते हैं कि होता क्या है। मान लेते हैं कि ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है, सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट्स कह रहा हूँ मैं, डाई आइटम्स है, ये डाई आइटम्स है, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया डाई आइटम्स का, है ना। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और आपको पता है दो स्ट्रक्चर होती है एपिथेका, ऊपर वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, एपिथेका, और नीचे वाली को क्या बोलते थे हम, हाइपोथेका। हाइपोथेका, ठीक है, ऐसे बोलते थे हम इसको, है ना। तो ये डाइटम्स था हमारा। अब क्या होता है इस डाई आइटम में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल, देखो अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये वाला जो डाइटम्स होगा ये शो करेगा बाइनरी फिशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है तो जो ये डाइटम है ये कैसे रिप्रोडक्शन को करेगा। तो होता क्या है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में साइटोप्लाज्म जो होते हैं ना वो एग्रीगेट हो जाते हैं एक जगह पे। तो जो ये डाइटम्स होगा, तो जो उसका साइटोप्लाज्म होगा वो एक जगह पे जाके एग्रीगेट हो जाएंगे, एक जगह पे एग्रीगेट हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। एक जगह पे एग्रीगेट हो गए ये डाइटम्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक
एग्रीगेशन, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा आफ्टर एग्रीगेट, जो अब क्या होगा इसके बाद, आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्म they form they form they form thick layer around this एग्रीगेशन, ठीक है। तो जो जो मतलब जो ये एग्रीगेट हुआ है साइटोप्लाज्म, तो इसके अराउंड ही एक थिक लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है जो ये डाई एटम होते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इसने एग्रीगेट किया हुआ है यहाँ पे अपने साइटोप्लाज्म को, ठीक है, और फिर बाद में इसने अपने अराउंड ही एक थिक लेयर बना ली है, थिक लेयर बना ली है, ठीक है, ठीक है। जो ये ब्लैक कलर में दिखाई है ये है थिक लेयर, और जो अंदर की साइड प्रेजेंट है ये है साइटोप्लाज्म, है ना, एग्रीगेट साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होता है जो ये वाली स्ट्रक्चर बन के आई है कि थिक लेयर भी प्रेजेंट है वहाँ पे और अंदर की साइड साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, तो इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कि ये जो बन के आया है दैट इज, ये दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, ठीक है, थिक लेयर और जो साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेट हुआ है इनको हम बोलते हैं स्टेटोस्पोर। क्या बोलते हैं इनको? स्टेटोस्पोर, ठीक है। जो ये स्टेटोस्पोर है अब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे ही दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इसको, तो ये जो है वो ग्रो कर लेगा। जो स्टेटोस्पोर है वो जर्मिनेट कर लेगा, ठीक है। स्टेटोस्पोर germinate and to form new डाइएटम या फिर पिन्यूलेरिया, है ना, पिन्यूलेरिया भी तो बोलते हैं ना डाइएटम्स को हम, ठीक है भाई, समझ में आई अनफेवरेबल कंडीशन वाला? यस सर। हाँ सर वो पूरी बॉडी मतलब पूरा का जितना भी सेल था उसका सारा साइटोप्लाज्म जो होता है वो केवल एक जगह पे कैसे आ जाएगा, मतलब एक काफी जगह पे एग्रीगेट हो गया है। तो उसमें वो सारा वाटर मतलब निकालना पड़ेगा ना उसमें, तो काफी सारा साइटोप्लाज्म एक जगह पे एग्रीगेट। तो जब ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जब कंडीशन अच्छी नहीं होती है डाई एटम्स के लिए, ठीक है, जब कंडीशन अच्छी नहीं होती डाई एटम्स के लिए, ठीक है, तो जो उनका साइटोप्लाज्म होता है एक तो पानी भी लूज करेगा, साथ में जो कंटेंट होगा, जो ऑर्गेनल्स होंगे उसके, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे का मतलब है कि ये तो मैंने आपको बहुत छोटे में दिखाया है, ठीक है, कम से कम मतलब इतना तो होगा जितना वो एरिया कवर कर पाता होगा अपने ऑर्गेनल्स को लेके, अपने साइटोप्लाज्म को लेके, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने छोटा सा दिखाया आपको, लेकिन जो डायटम्स होंगे उनकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी होगी, और जब वो एग्रीगेशन दिखाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा ही दिखाएंगे, है ना। तो हाँ और अच्छा अच्छा, मतलब आगे वो समझ में? सारा अच्छा। हाँ सर कुछ कुछ आ गया। कुछ कुछ नहीं, पूरा पूरा आना चाहिए ना, सिंपल है ये। लेकिन स्टेटोस्पोर को भी जरूरत पड़ती है लास्ट में जर्मिनेट होने के लिए फेवरेबल कंडीशन की, ठीक है। तो ये स्टेटोस्पोर जो होगा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, जब तक उसे दोबारा से फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती है। देन फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये जर्मिनेट कर जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है डाई एटम्स के अंदर। सेक्सुअल कैसे रिप्रोडक्शन कैसे? टर्मिनेट
करने के लिए वो उसको जो ये उसकी पावर है एपीथी का उससे बाहर आएगा। क्या चीज? जर्मिनेट करने के लिए पहले अपनी एपीथीका और हाइपोथीका वाली वॉल से बाहर आएगा। बिल्कुल बाहर आएगा, बिल्कुल ये बाहर आएगा, तभी तो जर्मिनेट कर पाएगा ना। जर्मिनेट करने के लिए इसे कंडीशन भी तो चाहिए ना फेवरेबल वाली, और फेवरेबल कंडीशन क्यों चाहिए होती है इसे? ताकि इसके जो ऑर्गेनल है दोबारा से काम करना चालू करे, स्टार्ट हो जाए। ठीक ओके है। सर। और ये बाकी जो पहले वाला जो डाइटम्स है ये अपने जो पुरानी कंडीशन होती है उसकी, वो दोबारा से रिस्टोर कर लेगा अपने अंदर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता सर, है तो डाइटम्स फिर के अंदर। हाँ, जो ये एपीथीका और हाइपोथीका होंगे, फिर जब वहां से हट जाएंगे और ये अपने वहां पे फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करेगा, तो उसके बाद ये फिर से इसके ऊपर नए एपीथीका और फिर हाइपोथीका आएंगे। हाँ मतलब जैसे ये स्टेटोस्पोर है, मान लेते हैं ये हमारा स्टेटोस्पोर है, ये रहा स्टेटोस्पोर। ठीक है। अब ये जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेट के लिए इसकी मतलब खुद की लाइफ साइकिल होती है। तो धीरे धीरे से जो जो इसकी वॉल होगी वो टूटेगी, साइटोप्लाज्म पहले से ही अंदर है इसके, साइटोप्लाज्म है इसके पास पहले से ही। तो धीरे धीरे ये इसी शेप में दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा अपने अपने वाले शेप में। ठीक है। अच्छा, वो बनाने और रहेंगे। हाँ हाँ। ठीक है। ओके सर। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कैसे होता है, यहाँ पे देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। आप लोग यहीं पे करना, इसको साइड में ही लिखना। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डाइटम्स, इसको मैं नीचे लिखवा देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन डाई एटम्स, डाई एटम। ठीक है। कैसे होता है देखो, जो डाइटम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है। ठीक है। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एंड ऊगैमस। ठीक है। 3 टाइप से डायटम जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। कैसे कर सकता है देखो, जैसे मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल बताता हूँ डायटम्स की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली लाइफ साइकिल। ये हमारा डायटम है, ये डाई एटम है, एक हाइपोथेका है, एक एपिथेका है। ठीक है। और अंदर की साइड प्रेजेंट है इसके साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये रहा इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। और ये आउटर मोस्ट हो गया एपिथेका, एंड ये है हाइपोथेका, हाइपोथेका। ठीक है। अब क्या होता है कि इस वाले डाइटम्स के अंदर, इस वाले डाइटम्स के अंदर सबसे पहले होता है, फर्स्टली होता है यहाँ पे कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। ठीक है। देन कैरियोगैमी के बाद होता है सेकंड में साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? पहले होता है कैरियोगैमी, फिर होता है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो जो ये वाला डाइटम्स है, अब इसके अंदर कैरियोगैमी हो रहा है, देन साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो पहले कैरियोगैमी दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये हमारा डाई एटम है, और जो अंदर वाला न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में टूट गया है। ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियस है उसका 2 पार्ट में टूट गया है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में अलग अलग हो गया है। तो
ऐसे, ठीक है। ये हो गया कैरियोगैमी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा कि साइटोकाइनेसिस कैसे होगा कि जो एक तो जो ये एपिथेका है एक का, वो तो अलग हो जाएगा और इसके साथ आ जाएगा एक नया हाइपोथेका और साथ में रहेगा साइटोप्लाज्म और उसके साथ एक न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा कि जो हाइपोथेका है दूसरे वाले का, इसका पहले वाले का ओरिजिनल जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अपना नया बना लेगा, ये अपना नया बना लेगा। तो इसने भी अपना नया बना लिया है, नया बना लिया है और अलग से साइटोप्लाज्म इसका सेकंड वाले का। ठीक है भाई, समझ में आया इतना? एक का साइज होता है, एक का साइज होता है लार्जर, लार्जर साइज होता है एक का, और दूसरे वाले का जो साइज होता है वो होता है स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज होता है, ठीक है। तो एक का साइज बड़ा होता है, एक का साइज छोटा होता है, ठीक है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। ठीक है। अब क्या हो गया कि पहले कैरियोगैमी हो गया या कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस ही लिख देते हैं यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। ठीक है, फिर हुआ साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस दिखाया, फिर मैंने साइटोकाइनेसिस दिखाया। अब होता क्या है इनके अंदर, अब इसके अंदर होता क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैं इसको लेके दिखाया तो आपको स्मॉलर साइज वाले को, बाद में जो स्मॉलर साइज वाला ये बना है ये दोबारा से अपने शेप एंड साइज को रिस्टोर कर लेता है, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे रिस्टोर करता है। कि मान लेता हूँ मैं इसको लेके चलूँ अगर इस वाले को, तो इसके अंदर, इस वाले डाइटम्स के अंदर होता है, क्या होता है इसके अंदर होता है मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होता है और ये बना लेंगे एन टाइप के गैमेट्स, गैमेट्स बना लेंगे, ठीक है। गैमेट बना लेंगे। तो ये गैमेट इसके अंदर बनते कैसे, गैमेट तो इसी के अंदर बनेंगे, अलग से थोड़ी ना बनेंगे। तो अभी क्या होगा कि जो ये डाइएटम है, जो ये डाइएटम है ये बना लेगा गैमेट्स। तो 4 गैमेट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे अंदर की साइड। तो 4 गैमेट दिखा देते हैं, इसी से दिखा देते हैं 4 गैमेट, ठीक है। तो एन टाइप के मियोसिस होने से एन टाइप के गैमेट्स बन के इस वाले हाइपोथेका में, ओ सॉरी, इस वाले डाइएटम में गैमेट्स बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। जो ये गैमेट है, जो ये गैमेट होंगे, जो ये गैमेट बन के तैयार हुए हैं, ये गैमेट जो होते हैं आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गैमेट्स जो होंगे, गैमेट्स के होंगे यहाँ से रिलीज होंगे एंड फ्यूज, फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो जो गैमेट्स होंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ये गैमेट ये रहा, एक गैमेट ये रहा, ठीक है। तो ये भी एन टाइप का गैमेट है, ये भी एन टाइप का गैमेट है और ये भी एन टाइप का गैमेट है, क्योंकि मियोसिस हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो आपस में फ्यूज करेंगे और क्या बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा यहाँ पे फ्यूजन के बाद। जाइगोट बनने के बाद ये जो सेल बन के आई है, ये सेल जो होगी वो ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करेगा एंड एक्सपैंड होएगा, बड़ा होएगा, एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, ठीक है। अभी एन एन के गैमेट्स थे तो जो जाइगोट बना वो 2n होगा,
जो ग्रोथ एंड एक्सपेंड करेगा वो भी 2n स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और फाइनली ये इतना एक्सपेंड कर जाएगा कि ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल शेप एंड साइज रिस्टोर कर लेता है ये, ठीक है, ठीक है। सर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जो ये डाई आइटम है स्मॉल साइज वाला, ये अपने साइज और साइज को दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं, और इस ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिस्टोरेशन प्रोसेस। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिस्टोरेशन प्रोसेस, ठीक है। आपको पता है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ह्यूमन की ही लाइफ साइकिल है कि दो गैमेट हुए, आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बना, फिर उनकी आगे की कंडीशन चलती रही, ठीक है। तो बिल्कुल, और जो डाइटम्स होते हैं वो शो करते हैं, शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ लाइफ साइकिल, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों होता है, क्यों हुआ यहाँ पे डिप्लॉन्टिक? देखो स्टार्टिंग से देख के चलो कि हमने 2n से स्टार्ट किया, 2n था ये भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी ये 2n था, ठीक है। अगर हम जो लेके चले वो भी 2n था, ये जो गैमेट्स बने अब ये n टाइप में आया है, ठीक है। तो ये अब n टाइप में आया, फिर से 2n स्टार्ट हो गया, तो मतलब जो लाइफ साइकिल है डायटम्स की, वो उसके अंदर मैक्सिमम जो उसका लाइफ है वो डिप्लॉयड लाइफ है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इस ऑर्गेनिजम्स की। सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे, गैमेट्स बनाने के टाइम पे ही ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हाँ सर सर जो मियोसिस हुई थी फिर उसके बाद 4 गैमेट्स क्यों बने थे? क्योंकि माइटोसिस के साथ साथ म्यूसिस होती है वहाँ पे, ठीक है। माइटोसिस के साथ साथ म्यूसिस होती है वहाँ पे, ओके। पहले माइटोसिस होता है, देन मियोसिस होता है, ठीक है। तो एक से सर फिर देखो सुनो, दो जाइगोट्स बन मेरी जाएंगे। बात सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या दिमाग में क्या उठ रहा है। डायरेक्टली मैं माइटोसिस इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मियोसिस इसलिए लिखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे गैमेट्स बनाने हैं, और गैमेट्स के लिए मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एन स्ट्रक्चर में फॉर्म होएगा, है ना। एन स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस वहाँ पे करवानी पड़ेगी, है ना। लेकिन जो मियोसिस होती है वो फॉलोड बाय द माइटोसिस होती है पहले, ठीक है। ओके, यस सर। ओके, लाइफ साइकिल समझ में आ गई। देखो इसके 2-3 पॉइंट और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको पता है जो डाइटम्स होता है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट में प्रोड्यूस करता है अपनी कॉलोनीज को, है ना, बहुत ज़्यादा अबंडेंट्स में, ठीक है। इसलिए हम डाइटम्स को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर, है ना। तो डाइटम्स आर मोस्ट abundant among the three, ठीक है, among the three of them, ठीक है। मतलब जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है या फिर जो यूग्लिना है, ठीक है, और जो डाइटम्स है,
इन तीनों में से सबसे ज्यादा डाइटम्स अपनी कॉलोनीज को फॉर्म करता है, मोस्ट अबंडेंटली बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हम डाइटम्स को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसलिए हम डाइटम्स को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो डाइटम्स होते हैं, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, ठीक है, सेल वॉल ऑफ डाइटम्स किस चीज से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ कैल्शियम। सिलिका होती है ना, हाँ हाँ, सिलिका। है ना, सिलिका होती है। तो जो डाइटम की सेल वॉल होती है बनी होती है सिलिका से। तो जो सिलिका जो होता है यहाँ पे, जो डाइटम में सिलिका होता है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टूट टूट नहीं सकता ये। लेकिन जब इसकी डेथ होती है, किसकी, डाइटम्स की जब डेथ होती है, डेथ ऑफ डाई एटम्स की जब डेथ होती है, डेथ होने के बाद होगा क्या, ये एग्रीगेट हो जाएंगे, दे एग्रीगेट इन ओशियन, ठीक है, ओशियन में ये एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट होने के बाद ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, सिलिका प्रेजेंट है। तो मेक अ रॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। और इसीलिए हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डाई एटोमियस अर्थ, ठीक है। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, डाई एटोमियस अर्थ, ठीक है। और या फिर एक और वर्ड है इनके लिए, इनको हम डाइटोमाइट्स भी बोल देते हैं, माइट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। जो ये डाइटोमियस अर्थ होता है या डाइटोमाइट्स जो होता है, ये एक्चुअली में हम इसको निकाल लेते हैं और इसको मतलब फिल्टर करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मतलब वो करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इनको पोरस करेंगे और ग्रीटी करेंगे। ग्रीटी करने के बाद इनको हम क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, यूटिलाइज एज अ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं एंड पॉलिशिंग के लिए, ठीक है। तो सर ये है डायटोमिक्स। हाँ बोलो। सर पोरस के नीचे क्या लिखा हुआ है आपने? कहाँ पे? सर पोरस के नीचे। पोरस के नीचे है ग्रिटी। पोरस क्या होता है? सर पोरस मतलब उसमें होल्स होंगे। क्या चीज़? सर होल्स हो ना। पोरस का मतलब होल सोना होता है, पक्का? पोरस का, ग्रिटी और पोरस का मतलब क्या होता है कि जैसे मानते हैं कि ये कोई स्ट्रक्चर है इस टाइप की, और इसके अंदर माइन्यूट माइन्यूट से यहाँ पे ऐसे ऐसे होते नहीं, खुरदुरा सा होता है, हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर बोल दो चलो, है ना, इस टाइप का चारों तरफ होंगे, इधर की साइड भी उधर की साइड भी, ठीक है, जहाँ स्ट्रक्चर होगी, ताकि ये फिल्ट्रेशन में यूज़ हो सके और इनकी पॉलिशिंग में ये यूज़ हो सके, ठीक है। ओके जी। यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो जो रिप्रोडक्शन में उसके 4 गैमेट्स बने थे, हाँ, तो फिर फ्यूज करके 2 जाइगोट्स बनाने चाहिए, फिर उन्होंने एक ही क्यों बनाया? मैंने एक ही दिखाया ना खाली। ओ, सर मतलब मैंने वो दो ये दो डाय मैंने ये दिखाया है कि मैंने दिखाया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है। यस मैंने सर। दिखाया 2 गैमेट फ्यूज हो रहे हैं।
सर हम्म। इनका यूज फिल्ट्रेशन में समझ में आ गया, बट इनका यूज पॉलिशिंग में कैसे होगा? इसमें क्या कह रहे हो? पॉलिशिंग में इनका यूज कैसे होगा? पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में भी तो यूज हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकता? सर फिल्ट्रेशन में तो तो यार इसको, जो जो हमारा डायटोमियस अर्थ है, जो हमने इससे निकाला है, उसको हम, उसको जो सॉलिड फॉर्म है उसको हम लिक्विड फॉर्म में तो कन्वर्ट करवा सकते हैं ना उसको। सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगा सर? अरे किसी के साथ मिला के भाई, ठीक है, अच्छा। उसका मैकेनिज्म अलग होता है। ओके। अच्छा मैकेनिज्म। हाँ, मतलब पॉलिशिंग में यूज होता है, यूज का मतलब क्या, यूटिलाइज होता है कि भाई पॉलिशिंग बनाने में काम आती है। इसको नोट करा आपने ऊपर, पूरा ही नोट कर लो। कर लिया सर नोट। क्या चीज? कर लिया सर नोट। ओके। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स की, क्योंकि हमारा डाई आइटम्स खत्म हो चुका है, डाई आइटम्स खत्म हो चुका है, ठीक है, डाइनो फ्लैजिलेट्स खत्म हो चुका है, और यूग्लिना खत्म हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा इसके अंदर, दैट इज द स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, है ना, बताया था ना मैंने आपको। आवाज आ रही है? यस सर। मैंने आपको बताया था जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। यस सर। कौन कौन से? फिर कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। वो उनका नेचर होता है। दो टाइप कौन से होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के? कौन से होते हैं दो टाइप? भाई कौन से होते हैं दो टाइप इसके? ए सेलुलर और सेलुलर। ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर। ए सेल्यूलर को हम क्या बोलते हैं साथ में? प्लाज्मोडियल। ए सेल्यूलर एंड प्लाज्मोडियल, ठीक है। और सेल्यूलर वाले का क्या नाम था? सर कम्युनल स्लाइम मोल्ड। बिल्कुल, कम्यूनल स्लाइम मोल्ड। ठीक है। और ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स और सेल्यूलर स्लाइम मोड्स में डिफरेंस क्या है, अब हमें ये देखना है, ठीक है। वहाँ पे हमने डिफरेंस नहीं बताया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जैसे जो ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स होते हैं या प्लाज्मोडियल जिन्हें हम बोलते हैं, वो कुछ इस टाइप से होते हैं, ये रहे, ठीक है, इस टाइप से मैं स्ट्रक्चर बनाया था उसकी, ठीक है। ये जो ये जो स्ट्रक्चर है ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स की, ठीक है, इस फेज को, इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोमैटिक फेज। सोमैटिक फेज बोलते हैं इस वाले फेज को, जो इसकी खुद की एक स्ट्रक्चर होती है स्लाइम मोल्ड्स की,
ठीक है, सोमैटिक फेज बोलते हैं स्ट्रक्चर को, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इसको, इस सोमैटिक फेज को हम नाम दे सकते हैं प्लाज्मोडियम भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोडियम। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो प्लाज्मोडियम होता है इसको मैं अलग तरीके से लिखवाता हूँ थोड़ा सा, ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मोडियम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है या सोमैटिक फेज वाला जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, ये, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है थोड़ा सा थिक है। ठीक है, मास में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है इसकी, सर मल्टी, हाँ, सर आवाज धीरे हो गई फिर दोबारा। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है इसकी। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है, जो सोमैटिक फेज है ए सेलुलर का, उसको हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। और जो ये प्लाज्मोडियम है इसका जो मास है वो थिक है थोड़ा सा, और कंडीशन है इसकी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये 2n स्ट्रक्चर का होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। ये जो स्लाइमोल्ड्स होता है वो डिप्लॉयड होता है। और आपको पता है कि जो जो प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो प्लाज्मोडियम होता है ए सेल्यूलर जो होता है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और देखो सेल वॉल एब्सेंट है यहाँ पे, है ना, इसका मतलब है जो ये वाला फीचर है, ये वाला जो फीचर हो गया प्लाज्मोडियम का, वो रिसेंबल हो गया, रिसेंबल, रिसेंबल, रिसेंबल किसके साथ, बताओ। हम्म, किसके साथ रिसेंबल हो सकता है इसकी स्ट्रक्चर? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। हाँ, माइक्रोप्लाज्मा हो सकता है। और और एनिमल्स। ल्यूरोमॉर्फिक। अरे सर बात तो एक ही है, माइक्रोप्लाज्मा गिबलिन प्लेरोमॉर्फिक। और एनिमल्स, बिल्कुल एनिमल्स की स्ट्रक्चर के साथ इसकी स्ट्रक्चर को रिसेंबल कर सकता हो नहीं कर सकता हो, बता दो, यस सर। बता दो भाई। तो फिर यार मुझे सुनना था एनिमल, आपने माइक्रोप्लाज्मा बताया, बहुत अच्छी बात है, सर मैंने लेकिन बोला। एनिमल भी तो बताना चाहिए ना आपको। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने इतना सोचा। ठीक है, होता क्या है, जो ये वाली स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम की, ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दिखा देंगे, ये रहे इसका मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म भी दिखा देते हैं, ये रहे, है ना, थोड़ा सा दिखा देते हैं साइटोप्लाज्म वगैरह, ये रहे। ठीक है, अब जो ये प्लाज्मोडियम है, ड्यूरिंग, यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में, नहीं फेवरेबल छोड़ो, अनफेवरेबल की बात करते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है ये शो करता है, ये शो करेगा, शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, मतलब जो प्लाज्मोडियम है वो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर्म अ स्ट्रक्चर,
कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ये स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा जिसका नाम है स्पोरेंजिया। ये क्या हो गया, बस। क्या नाम है इसका? स्पोरेंजिया। हाँ भाई, क्या नाम है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। ठीक स्पोरेंजिया। है। हाँ, स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जो कंटेन करती है स्पोर्स को, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहता है, ये वो स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब स्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर होती है, स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया की, ये स्ट्रक्चर भी रिसेंबल करती है किसी से। बताओ किससे करेगी? फंजाई। बिल्कुल, एज इन फंजाई। फंजाई में स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो ये। सर हाँ हाँ, बोलो। सर फिर इसे हम थैलिस भी कह सकते हैं। क्या चीज? हाँ, इसकी जो स्ट्रक्चर, हाँ जो स्ट्रक्चर होगी ना, उसमें पेरिडियम, कैपिटिन, कैपिलिटम, ये चीजें प्रेजेंट होगी। मतलब पूरी की पूरी एक फ्लोटिंग बॉडी की तरह ही ये होगा, मतलब। ठीक है। तो रिसेंबल कर रहा है एज इन फंजाई, ऊपर वाली स्ट्रक्चर रिसेंबल कर रही है एज इन एनिमल, एज इन माइकोप्लाज्मा। ठीक है। ठीक है भाई, एनिमल्स तो, एनिमल्स के अंदर तो सब कुछ इंक्लूड होता है, सारे एनिमल्स की स्ट्रक्चर रिसेंबल कर रही है। ठीक है। एक माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन हो गया बैक्टीरिया का। मतलब किसका एक्सेप्शन हो गया? वो मोनेरा का, है ना? समझ रहे हो? यस। यहाँ पे मैं मोनेरा नहीं लिख सकता, है ना? मोनेरा नहीं लिख सकता, मोनेरा एक किंगडम है। हर किसी के पास सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट मोनेरा के अंदर क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा होता है उसके अंदर। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफिक नाम लिखना पड़ेगा। लिख सकते हो माइकोप्लाज्मा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा लिख दो, अच्छी बात है। और माइकोप्लाज्मा। ठीक है। तो ये रिसेंबल कर रहा है एज इन फंजाई, क्योंकि फंजाई पे भी स्पोरेंजिया टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है। और जो ये स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? वो कुछ लाइक इस तरीके की होती है। इस टाइप से होती है। ठीक है। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है स्पोरेंजिया की। ठीक है। जो ये सेलुलर वाला है, जो ये है, ये सेलुलर वाला, ये फॉर्म कर रहा है एक से ज्यादा फ्लोटिंग बॉडी, एक से ज्यादा स्पोरेंजिया, है ना? तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फॉर्म मोर देन वन स्पोरेंजिया। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक। हम्म। अगर सारी की सारी फ्लोटिंग बॉडीज इन्वॉल्व हो रही है रिप्रोडक्शन में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं
होलोकार्पिक कंडीशन क्या बोलते हैं? अगर होलोकार्पिक सिर्फ एक सिंगल वाली, हाँ सिर्फ एक सिंगल फ्लोटिंग बॉडीज इन्वॉल्व हो रही है सर reproduction में। सर हाँ सर होलोकार्पिक के बारे में क्या बताया? मैंने सुना नहीं है। मैंने होलोकार्पिक के बारे में बताया कि सारी की सारी फ्लोटिंग बॉडीज अगर इन्वॉल्व हो रही है रिप्रोडक्शन में, हेलो आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ तो होलोकार्पिक एक ऐसी कंडीशन है कि अगर सारी की सारी फ्लोटिंग बॉडीज इन्वॉल्व हो रही है रिप्रोडक्शन में, इस कंडीशन को बोलेंगे होलोकार्पिक। ओके सर। अगर सिर्फ सिंगल फ्लोटिंग बॉडीज इन्वॉल्व हो रही है, बाकी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूकार्पिक। क्या बोलते हैं? यूकार्पिक। यूकार्पिक कंडीशन। ठीक है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कि होलोकार्पिक कंडीशन उसको बोलेंगे जो पूरी की पूरी बॉडी कंज्यूम हो रही हो इसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर यूकार्पिक कंडीशन होगी तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल पार्ट ही कंज्यूम हो रहा है, एक सिंगल पार्ट ही इन्वॉल्व हो रहा है रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, आर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है। सर हाँ सर कंज्यूम होने का मतलब खत्म हो जाती हैं वो? मतलब यूज हो रही है। ओके सर। मैं कंज्यूम की जगह आप इन्वॉल्व भी लिख सकते हो, है ना, इन्वॉल्व। ठीक है। ठीक है, अगर मैं अब बात करूं एक स्पोरेंजिया की, इसकी, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं, आउटर पार्ट को पेरिडियम। क्या बोलते हैं? पेरिडियम। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गए अंदर की साइड। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं कैपी कैप्लिटम। ठीक है, कैप्लिटम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रेजेंट होता है मतलब, है ना, कैपिटलम प्रेजेंट है हमारा, कैप्लिटिलम, कैप्लिटिम, कैप्लिटम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस स्पोरेंजिया के अंदर। अब क्या होता है कि इस वाले स्पोरेंजिया में जो सेल्स होती है अंदर की साइड, उनमें होता है मियोसिस। मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। ये 2n स्ट्रक्चर है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होने के बाद, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। मियोसिस हो जाने के बाद, मियोसिस होने के बाद ये फॉर्म करते हैं स्पोर्स। स्पोर्स फॉर्म करते हैं अंदर की साइड। ठीक है, ये है स्पोर। ये जो स्पोर बन के आए हैं, ये एन स्ट्रक्चर है हमारी, एन टाइप की। ठीक है, एन टाइप की स्ट्रक्चर है हमारी, जो स्पोर है ये हमारे। अब क्या होगा कि जो ये पेरिडियम है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर थी इसकी, इसको हम पेरिडियम बोलते थे, पेरिडियम। ठीक है, ये पेरिडियम ब्रेक हो जाएगी ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर
या फिर एयर और विंड बोल सकते हैं। ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर और विंड, पेरिडियम is breakdown is breakdown and रिलीज ठीक है, और रिलीज हो जाएंगे वहां से, ठीक है। रिलीज होने के बाद पेरिडियम से जो स्पोर होता है उसकी कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है कि आउटर लेयर भी वहां पे प्रेजेंट रहती है, ऐसे रहती है, ठीक है। ये वॉल हो गई इस स्पोर की, ठीक है। ये स्पोर है अपना जो रिलीज हुआ था अभी। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये इनर वॉल है, इसकी इनर वॉल है, ये आउटर वॉल थी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये किसके साथ रिसेंबल हो सकती है? सर एंडोस्पोर। ये रिसेंबल हो सकती है एज इन पोलन ग्रेन इन प्लांट, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट होता है प्लांट का, है ना। होता नहीं होता? अरे होता है नहीं होता है? यस सर। जो पोलन ग्रेन होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। और इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन। एक्साइन, इंटाइन, है ना। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है ना, ऐसे कुछ है। और स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बायोलॉजी। देख लो मैंने क्या लिख दिया, इन बायोलॉजी स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बायोलॉजी, ठीक है। तो जो स्पोर है वो रिसेंबल कर रहा है किसके साथ? प्लांट के साथ रिसेंबल कर रहा है, ठीक है। और जो आपको पता है जो वॉल वगैरह है इसकी, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। हाँ सर, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा लिखा आपने सर? सेल्यूलोज, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है। Yes, जो sir. ये स्पोर है ये सरवाइव कर सकते हैं फॉर मैनी ईयर्स तक, ये क्योंकि दो लेयर है सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो आराम से कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जितना भी काम चल रहा है ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन में चल रहा है, देखो। और जैसे ही इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इस स्पोर को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इस स्पोर को, ये जो स्पोर होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्पोर जो होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा इन फेवरेबल कंडीशन के आते ही, ठीक है। अब फेवरेबल कंडीशन में चीज हो सकती है, यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती है। अगर फेवरेबल कंडीशन में इसको वाटर मिल जाता है, स्पोर को पानी मिल जाता है, ठीक है, या ड्राई कंडीशन में रहता है, ड्राईनेस में रहता है, मतलब वाटर जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। अगर पानी मिल जाता है इस स्पोर को, तो स्पोर फॉर्म कर लेता है, जो स्पोर होता है वो फॉर्म करता है फ्लैजिला, है ना। स्पोर फॉर्म फ्लैजिला, ठीक है। और जो फ्लैजिला के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है स्पोर की, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
स्वान सेल, क्या बोलते हैं? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। स्वाम सेल, ठीक है। जो वाटर की प्रेजेंस में जो स्पोर होगा वो जर्मिनेट करेगा, तो वहाँ पे वो फ्लैजिला डेवलप करेगा अपने स्ट्रक्चर में, और ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्वार्म सेल। क्या बोलते हैं? स्वार्म सेल। हाँ, स्वार्म सेल। जो ये स्वार्म सेल है, जो ये स्वार्म सेल है, ये बिहेव लाइक अ बिहेव लाइक अ गैमेट्स की तरह बिहेव करेंगे। फिर दो स्वार्म सेल, दो स्वार्म सेल जो होंगे वो फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और बना लेंगे, क्या बना लेंगे? प्लाज्मोडियम, वो पहले वाली स्ट्रक्चर जो हमने बनाई थी स्टार्टिंग में, ये वाली, ठीक है। ये 2n स्ट्रक्चर होगी क्योंकि दो गैमेट, दो सेल फ्यूज हुई है आपस में, ठीक है। और फिर इस वाली कंडीशन के अंदर लास्ट में हो जाता है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन के आइए, तो बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वापस आ जाएगी, और ये फाइनली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुँच गया है। सर हाँ बोलो। सर ये दो स्वार्म सेल कैसे बने वो समझ नहीं आ रहा। भाई वाटर की कंडीशन में एक ही स्पोर को लेके थोड़ी ना चलोगे आप। भाई स्पोर तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, बहुत सारे होंगे। जो स्पोर बने थे यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थे ना, एक स्पोर थोड़ा ना बनेगा। यस सर। ठीक है, तो जो पानी मिलेगा तो एक स्पोर को पानी थोड़ा ना मिलेगा, क्या पता ज़्यादा को मिल रहा हो। यस सर। ठीक है, तो ओके सर। ज़्यादा को मिलेगा तो ज़्यादा बिहेव करेंगे लाइक अ स्वार्म सेल, और फ्यूज़ करेंगे तो गैमेट, मतलब एक 2n स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो जो ये स्ट्रक्चर बन के आई थी हमारे पास, ये एन टाइप की स्ट्रक्चर थी, एन। और ये एन ही चल रहा है, ये स्पोर क्या है? एन ही तो है स्पोर। सर थोड़ा और ऊपर कर दीजिए इससे। नहीं नहीं, अभी करता हूँ मैं, एक बार ना इसको होल्ड कर लो कंप्लीट, इस वाले को। अगर ड्राई कंडीशन रहेगी, ड्राई कंडीशन रहेगी तो क्या होगा? फ्लैजिला नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब फ्लैजिला जो होगा वो एब्सेंट होगा ड्राई कंडीशन में, ठीक है। और ऐसे एब्सेंट वाले स्पोर को हम बोलते हैं मिक्स अमीबा, ठीक है, मिक्स अमीबे, ठीक है। ये एन टाइप की स्ट्रक्चर होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर जो ये मिक्स अमीबा होगी, ये भी बिहेव करेंगे, बिहेव लाइक अ गैमेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। फिर दो मिक्स अमीबा फ्यूज कर जाएंगे, और देन ये वाला काम दोबारा हो जाएगा, है ना, ये वाला काम सेम टू सेम, ठीक है, यही वाला, है ना। तो ये वाली स्ट्रक्चर दोबारा से अपने रिटेन कर लेंगे लोग, और ये इसकी पूरी साइकिल हो जाएगी। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ सर, क्लास में हूँ मैं भी। अच्छा क्लास में हो? हाँ चलो क्लास कर लो, फिर कॉल कर लो। कितने बजे ठीक, तक हो आप क्लास में? बस खत्म हो गई है। चलो फिर कॉल करना जब फ्री होती है, ठीक है? ठीक है, ओके। सर थोड़ा नीचे कर दो स्लाइड एक बार। हाँ, नीचे कितने नीचे? यस यस सर। सर हाँ। सर वो जो स्कोर का स्ट्रक्चर बनाया था आपने, एक बार वहाँ पर कर दीजिए। करता हूँ। हो गया सर।
सर हाँ, सर फ्लैजिला होने या ना होने का फायदा क्या है मतलब? देखो ड्राई कंडीशन है तो फ्लैजिला की जरूरत नहीं पड़ेगी थी, है ना। पानी यस होगा तो फ्लैजिला की जरूरत पड़ेगी मूव करने के लिए। ठीक है, ये फर्क है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से वो ढल रहा है वहाँ पे। ओके सर। हो गया सर। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, तो एक कंडीशन और बच गई है हमारी। ये कंडीशन है आपकी, कहाँ गया, सेलुलर स्लाइम मोड्स, है ना, या कम्युनल स्लाइम मोड्स। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और मे भी शायद मैं कल भी क्लास रखूँ आपकी। कल को टेस्ट तो नहीं है आपका? नो सर। नहीं है, फ्री सर हो? सर सर सिलेबस क्या है टेस्ट का? जो जहाँ तक आज हो जाए, मतलब जहाँ तक टेस्ट तक अगर क्लास होती है ना तो वहीं तक आएगा। ठीक है, ओके तो अभी बताओ कल का टाइम है, कल टेस्ट तो नहीं है आपका? सर। नो सर। नो सर। कल जूलॉजी की क्लास है। कल क्लास भी नहीं है आपकी? सर क्लास है, जूलॉजी की है। कितने बजे? सर इसी टाइम में। 4 बजे हैं? यस सर। और फिर 6 बजे भी आपकी? नो सर, एक ही नो क्लास सर। होती है। एक ही क्लास होती है संडे को। मैं रखवा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नो सर। नो नो सर। क्योंकि कल जो पिछली क्लास हुई थी वो वेस्ट हो गई थी ना हमारी, तो कल रखवा लूँ मैं? यस यस सर। यस सर। ठीक है, मैं फिर कल रखवा लेता हूँ। ठीक है, बी रेडी फॉर दिस, है ना। ओके सर। यस ओके, सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। मैं रखवाता हूँ क्लास कल। ओके। ओके।